गैरसैंण को लेकर तमाम बातें जो हैं वो लगातार की जा रही थी और इसकी मांग भी की जा रही थी। 4 मार्च को राजधानी बनाने की इसकी घोषणा हुई थी। गैरसैंण बनी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी और इसी को लेकर लगातार विचार विमर्श भी किया जा रहा था। तो देखिए, वहीं गैरसैंण पर हो रही सियासत समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ लाइव खुद यहां पर जुड़ गए हैं। प्रेमचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पे। धन्यवाद। प्रेमचंद जी, यहाँ पर गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च को बजट भाषण के बाद भराड़ीसैंण विधानसभा सदन में की और अब राजधानी का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी को 4 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा सत्र के दौरान भराड़ीसैंण में की थी और उस समय हमने बहुत बड़ा जश्न हमने वहाँ मनाया था। स्वयं मुख्यमंत्री जी, मैं और अन्य हमारे विधायकगण, क्षेत्र की जनता, बहुत खुशी का वो क्षण हमारे सामने था। और वो ऐसा क्षण था कि जब हम लोग, चूँकि मैं स्वयं भी एक आंदोलनकारी रहा हूँ, एक स्वप्न हमारे सामने था कि हमारी गैरसैंण राजधानी घोषित होगी। और यदा कदा जब मेरे से अध्यक्ष विधानसभा बनने के बाद भी जब पूछा जाता था तो मैं एक ही बात कहता था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ पे होनी चाहिए। और उसका जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब महामहिम राज्यपाल द्वारा उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए है, बहुत उत्साह का क्षण हमारे लिए है और बहुत खुशी का मौका आज हमारे सामने आया है कि हमारे उत्तराखंड की राजधानी अब ग्रीष्मकालीन के रूप में भराड़ीसैंण के लिए हमारे लिए एक तोहफा हमें सरकार ने दिया है। बिल्कुल प्रेम जी, अगर बात करें तो आप राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और गैरसैंण के मुद्दे पर हमेशा खुलकर बोलते हैं। क्या अब गैरसैंण का विकास तेजी से होगा? पहाड़ के लिए जब उत्तराखंड बना था तो पहला यही विषय था कि हमारा उत्तराखंड का विकास पूरी तरह से होगा, चूँकि हम आज से पहले उत्तर प्रदेश के अंग हुआ करते थे 9 नवंबर 2000 से पहले। और उस समय एक ही हमारे भाव था उत्तराखंड के लोगों का कि उत्तराखंड का पृथक राज्य बनने के बाद निश्चित रूप से विकास होगा। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड बनने के बाद सरकार कोई भी रही हो, इस प्रदेश का विकास तो हुआ ही है, लेकिन एक जो अधूरापन जो दिखता था और ये लगता था कि ये अधूरापन भी कैसे पूरा होगा। अनेकों बार इसके बारे में चर्चाएं हुई, बातचीत हुई, यदा कदा घोषणाएं भी की गई, लेकिन अमली जामा अब जाके पहनाया गया। मैं एक बात कह सकता हूँ, जब ये ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी उस समय एक बात मेरे दिमाग में थी कि हमारे उत्तराखंड से बहुत से लोग पलायन पूरे देश के अंदर, अब तो विश्व के अंदर हमारे लोग कर गए हैं। और हम लोग अक्सर एक बात कहा करते थे कि यहाँ का पानी, यहाँ की जवानी कभी उत्तराखंड के यानी कि हमारे काम नहीं आई। और उस समय हम जब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई, मेरे मन में एक भाव था कि अब कम से कम हमारे वो लोग जो प्रवासी हमारे उत्तराखंडी भाई बहन हैं, जो किन्हीं कारणों से अपने प्रदेश को छोड़ के चले गए और सैकड़ों की तादाद में हमारे गाँव जो है मानव विहीन हो गए, यानी कि लोग उस गाँव में नहीं हैं, उनके घर वीरान हो गए, उनकी खेती उजड़ गई, वीरान हो गई, वो कैसे वापस आएंगे, हमारे सामने एक चुनौती थी। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बात उस समय थी जब 4 मार्च, उससे पहले जब 4 मार्च के आसपास भी कहिए या 4 मार्च से पहले, 4 मार्च के बाद मन में मेरे भाव था कि बाहर जो हमारे प्रवासी भाई बहन गए हैं वो कैसे रिवर्स माइग्रेट करेंगे। लेकिन ये वैश्विक जो महामारी है, ये चुनौती है हमारे सामने, बहुत बड़ा संकट हमारे सामने है, लेकिन एक अवसर भी इसने हमें दिया है। और मैं आज कह सकता हूं कि आज हमारे विभिन्न राज्यों से जो 1,90,000 उत्तराखंडी भाई बहन जो यहाँ से पलायन कर गए थे, आज वो वापस आए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कोई एक वो स्वप्न जो मेरा उस समय था या मेरी सोच वो थी, वो भी आज इस कोरोना जैसी महामारी से हमें अवसर के रूप में हमें मिली
और अब जब राजधानी ग्रीष्मकालीन घोषित हो गई तो मैं समझता हूँ कि अब ये सरकार, चूंकि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अनेकों बार इसके विकास के बारे में चिंता करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, अब उनका जो अगला कदम है उस क्षेत्र के विकास के लिए, और विकास होगा तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा ये ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई है वो भी जो बात हमारे मन के भाव हैं वो निश्चित रूप से पूरे होंगे। बिल्कुल प्रेम जी, यहाँ पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा भवन की बात की और इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार इसका स्वरूप क्या होगा और कैसे काम करेगी। नहीं, एक तो भवन की जहाँ तक बात है, भवन तो बहुत खूबसूरत बना है। अब आप देखिए कि मेरा उत्तराखंड का जो ग्रीष्मकालीन राजधानी जहाँ घोषित हुई है वहाँ इतनी खूबसूरत इमारत बनी है। मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर इतनी खूबसूरत बिल्डिंग नहीं होगी, इतनी सुंदर इमारत नहीं होगी। और खूबसूरती का नज़ारा तो इससे भी है कि आप जहाँ हम विधानसभा में बैठते हैं, विधानसभा के सामने से, पास से हम हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। शांत वादियों में, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच वो मेरी खूबसूरत इमारत जो हमारी विधान भवन है वो वैसी बहुत खूबसूरत है। अब उसमें जब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो गया तो अब आप मान के चलिए कि एक सत्र तो हमारा निश्चित रूप से गर्मियों के दौरान तो वहीं पे होगा, और जब हमारा पूरी सरकार वहाँ पे होगी। अब उसके लिए सरकार ने ये भी घोषणा की है कि विधानसभा को ई विधानसभा घोषित किया गया है। बहुत बड़ा बजट और बहुत बड़ा खर्चा सरकार के फाइलों का जो आने जाने का वो भी नहीं होगा। और उसके बाद वहाँ जब सत्र का आगाज़ होगा, जब भी यानी सत्र जब प्रारंभ हो जाएंगे नियमित रूप से, तो उस क्षेत्रवासियों का जो एक भाव है वो एक कहीं ना कहीं उससे भावनात्मक लगाव भी जुड़ेगा और उस क्षेत्र का विकास भी होगा। सरकार उसके बारे में वहाँ रह के उस क्षेत्र की चिंता करेगी और वहाँ का पूरा जब नेटवर्क वहाँ पे जाएगा, पूरा हमारा जो आला कमान है वो जाएगा, सरकार जाएगी, हमारे पूरे ब्यूरोक्रेट्स जाएंगे, वरिष्ठ हमारे ब्यूरोक्रेट्स जब जाएंगे तो आप मान लीजिए उस क्षेत्र का विकास होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर यह भी है कि कांग्रेस इस फैसले पर सवाल उठा रही है। कभी कांग्रेस इसे शिगुफा बता रही है तो कभी ये सवाल कर रही है कि स्थायी राजधानी का क्या होगा। अब कांग्रेस क्या कह रही है, क्यों कह रही है, ये तो कांग्रेस वाले जाने। मैं उस बारे में राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर सकता, मुझे करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि आपने सवाल किया तो मैं ये पूछ सकता हूँ, उनका भी 5 साल शासन रहा, तब आखिर उन्होंने राजधानी के बारे में इस प्रकार का निर्णय क्यों नहीं लिया? और 5 साल क्या 10 साल उनका शासन रहा, तब राजधानी स्थायी घोषणा ही कर देते तो आज शायद ये नौबत ना आती। अपने आप किया नहीं, यदि हमने, जिसने भी किया, इस सरकार ने किया, तो आप उस पर अब टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे तो याद है कि जब ये राजधानी की ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में की थी तो सब लोग अवाक रह गए थे। लग नहीं रहा था कि एकदम ये घोषणा हो जाएगी, ऐसे ही एकदम घोषणा हो जाएगी। और मुझे, क्योंकि मैं उस समय उस सदन की अध्यक्षता कर रहा था, मैं पीठ पर मैं बैठा था, मैं देख रहा था चेहरे का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चेहरे का जो रंग रूप था जब उन्होंने एंट्री की थी। मुझे याद है कि उस समय उनके चेहरे पे जो अजीब सी रौनक थी, एक लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है। जब उन्होंने किया तो पूरा सदन अवाक रह गया। तो ये एक साहसिक निर्णय जब एक सरकार लेती है, एक मुख्यमंत्री लेता है, तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उसका साधुवाद दिया जाना चाहिए, बधाई दी जानी चाहिए। और उसके लिए आप, ठीक है, आप अपने रूप में अपने बारे में कुछ भी कहिए। मैं कह सकता हूं कि अब इस पे ज़्यादा टिक्का टिप्पणी ना करके मेरा तो एक ही कहना है आपके माध्यम से, अब सभी लोगों को मिलके अब इस उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचना चाहिए। राजधानी यदि ग्रीष्मकालीन भी घोषित हुई है, उसके विकास के बारे में अपने सुझाव देने चाहिए। और हम सब मिलके, यदि आज हम लोग सब मिलके इस उत्तराखंड के विकास के लिए सोचेंगे। आज मैंने कहा ना कि 1,90,000 हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन आए हैं लौट के जी। हम यहाँ पे हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम सरकार में हैं, नहीं है, आज हम सरकार में, कल आप होंगे, लेकिन अंतोगत्वा तो हमारा सबका ध्येय तो एक ही है ना कि हमारा उत्तराखंड विकसित होना चाहिए, उत्तराखंड आगे बढ़ना चाहिए। और आज हम सब लोग मिलकर इसके विकास के बारे में विचार करें। अब हम एक कभी कहे, मैं यदि कहूँ, आज उत्तराखंड का निर्माण यदि मैं कहूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता हमारा प्रधानमंत्री के रूप में जब आया तभी ये संभव हो सका। और उसके बाद उसके इस उत्तराखंड के विकास के लिए, चाहे हमारे यहाँ के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात हो, चाहे यहाँ पर जो हमारे
उद्योग हैं, उद्योगों के लिए पैकेज देने की बात हो, ये सारे काम उस समय हुए। और उसके बाद आज यदि इसी पार्टी की सरकार में ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हो रही है, तो इसके बाद आप इसका मंतव्य समझ सकते हैं, सरकार का साहस समझ सकते हैं, सरकार का सोच समझ सकते हैं। तो ऐसे में सबको इसमें बहुत ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अब सारे लोग मिलकर इस विकास, इसके बारे में विचार करें, विकास के बारे में। सिंह रावत ने भी अपनी बात यहाँ पर रख दी है। प्रेमचंद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर भी कई सवाल जो है वो मन में लगातार यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के चारधाम संबंधित क्षेत्र के जिला अधिकारियों और तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक के बाद चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया है। आज से चार धामों में यात्रा शुरू हो रही है। हालांकि यहाँ पर चारधाम यात्रा क्षेत्रों के स्थानीय लोग ही कर सकते हैं, जिनमें चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जनपद के लोग शामिल हैं। 30 जून तक प्रदेश के बाहर से कोई भी यात्री प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए प्रवेश नहीं कर सकता है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड ने हर पक्ष के साथ वार्ता की है और धीरे धीरे पूरे प्रदेश के लिए यात्रा को खोला जाएगा। ये सारा निर्णय बोर्ड के ऊपर छोड़ा है कि बोर्ड और वो सारे लोग बैठ के तय करें कब होनी। फर्स्ट फेज में उन्होंने कहा कि हम जो संबंधित जिला है जहाँ चार धाम से संबंधित हमारे एक धाम है या 2 धाम है, उनमें यात्रा खोलने पर सहमति उन्होंने जताई है। सरकार ने भी इसको ओके। दूसरे फेज में अब क्या होगा, विद इन स्टेट कब खोलेंगे या बाहर से आने वालों के लिए कब खोलेंगे, ये एक विशेष तब उनका जाएगा कि अब ठीक है हम खोल सकते हैं। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक सीमित संख्या भी निश्चित की है। तो इस प्रकार से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता सबके लिए भी खुल जाएगी। जिलेवार चारधाम यात्रा का आगाज शुरू हो गया है। फिलहाल स्थानीय लोगों के लिए चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। वहीं बद्रीनाथ यात्रा को 30 जून तक के लिए रद्द कर दिया गया है। चमोली के डीएम और बद्रीनाथ मंदिर से जुड़े हकूकधारियों के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। अब 30 जून के बाद ही इस बात को लेकर दोबारा चर्चा की जा सकती है। बद्रीनाथ यात्रा को कब शुरू किया जाए, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बद्रीनाथ यात्रा को आगे खिसका दिया गया है। आशंका ये भी है कि रोजाना हजारों की तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं से संक्रमण फैलने में तेजी आ सकती है। वहीं केदारनाथ धाम के दरबार भक्तों के लिए अभी बंद है। जून में बाबा के दर्शनों के लिए हर रोज करीब 20 से 25 हजार यात्री पहुंचते थे, लेकिन इस बार बाबा के धाम में एक भी यात्री नजर नहीं आ रहे हैं और मंदिर सुनसान पड़ा हुआ है, क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर अभी केदारनाथ धाम के दरबार जो है वो फिलहाल के लिए बंद है। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल जी खुद जुड़ गए हैं। प्रेमचंद जी, यहाँ पर चारधाम की यात्रा भी की शुरुआत हो गई है। हालांकि अभी केवल स्थानीय लोग ही यात्रा में शामिल हो पाएंगे। आप ऋषिकेश के विधायक भी रहे हैं और ऋषिकेश तीर्थ यात्री है, और यहाँ पर अगर बात करें तो जहाँ देश विदेश के पर्यटक आते हैं, अब जब यात्रा शुरू हो रही है तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारा राज्य है उसे देवभूमि के रूप में जाना जाता है और यहाँ पग पग पे देवी देवता विराजमान हैं, इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। और चार धाम जो हमारे उत्तराखंड के अंदर हैं वो विश्व प्रसिद्ध भी हैं। और जब चार धाम के कपाट खुलते हैं, मेरे प्रदेश के नहीं, मेरे देश के नहीं, विश्व से जो इनके प्रति आस्था रखते हैं वो इनके दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। और इस दौरान कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण कपाट तो खोल दिए गए, उनकी पूजा अर्चना भी वहाँ के संबंधित हमारे पुजारी पंडित वो लोग कर रहे हैं, लेकिन बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए पूरी तरह से उस यात्रा में रोक लगाई गई है। अब हालांकि चूँकि पहले तो लॉकडाउन था, अब अनलॉक भी किया है, तो भी हमारे जो हक हुकूकदारी हैं, हमारे पंडा समाज हैं, हमारे तमाम लोगों के साथ बैठ के निर्णय हुआ है कि 30 जून तक इन यात्राओं पर अभी रोक जारी रहनी चाहिए बाहर के श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन कल सरकार ने निर्णय लिया है जो हमारे चार धाम हैं उनके संबंधित जिलों के लोग वहाँ उनके दर्शन कर सकेंगे, और वो भी उनके लिए भी मानक तय किए गए हैं। सीमित मात्रा में होंगे, किस प्रकार से होंगे, किस समय तक होंगे, ये पूरी तरह से जो मानक तय किए गए हैं। माना हमारे गंगोत्री यमुनोत्री हैं, अभी उत्तरकाशी जनपद पड़ते हैं तो उत्तरकाशी जनपद के लोग वहाँ माता श्री के दर्शन कर सकते हैं। हमारे बद्रीनाथ जी हैं वो चमोली में पड़ते हैं, चमोली ज़िले में पड़ते हैं, तो चमोली ज़िले के लोग भगवान श्री के दर्शन पुण्य उसका दर्शन लाभ ले सकते हैं और पूजा अर्चना उसी मानकों के आधार पर वो कर सकते हैं। ऐसे हमारा बाबा केदारनाथ जी हैं,
वो रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं। तो वहाँ के जनपद के लोग बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए, पुण्य दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन 30 जून तक तमाम बाहर के यात्रियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए अभी उनको रोका गया है, पूरी तरह से रोका गया है। तो क्योंकि कोरोना जैसा ये जो वैश्विक महामारी है, ये हमारे उत्तराखंड के लिए अभी थोड़ा सा, यहाँ के लोगों के लिए उसका उनको नुकसान ना हो इससे, तो इसके लिए उसको रोका गया है। लेकिन उस क्षेत्र के जिलों के लिए खोला गया है। ये हमारे लिए सुखद क्षण भी है। जी प्रेमचंद, शुक्रिया यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर यहाँ पर 30 जून तक अभी इसे रोका गया है।